ऑयलिंग इज गुड फॉर हेयर ओनली फॉर कंडीशनिंग, उसके अलावा उसके कोई बेनिफिट्स नहीं। मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो है वो एक्चुअली एक नेचुरल फिनोमिना है, कोई बीमारी नहीं है। अच्छी जो क्वालिटी चीज़ है आज भी वो बाहर से ही आ रही है। इंडिया में भी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंडियन नहीं है। आपके पास लोग ये नहीं आते कि मेरी बेटी काली है इसको गोरा कर दो? बहुत आते हैं ऐसे तो लोग, और खासकर मैरिज से पहले मदर्स को खासकर बहुत होता है अपनी डॉटर्स के लिए। डॉटर्स को इतना नहीं होता है, वो उल्टा उनको चेक करती है। हमारे चेम्बर में होती है लड़ाई, वो उनको बोलती है कि आप ये क्या बोल रहे हो, ऐसे थोड़ा ना कोई बोलता है ना। लेकिन उसके अंदर कहते नहीं डॉक्टर साहब थोड़ा तो आप कर दो। True or false, one should change skincare routine frequently for better results. जैसे अपने रेटिनॉल हो गया, कुछ भी आपने स्टार्ट किया है तो कम से कम उसको 4 से 6 महीने लगते हैं टू गिव यू बेटर रिजल्ट्स। तो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ स्किन केयर इज ऑलवेज बेटर। We used to think कि 35-40 के बाद ही लोगों को मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो रहा है, लेकिन आजकल देखने में आया है दैट 20s में भी दे आर हैविंग मेल पैटर्न बॉल्डनेस। कुछ इसमें डेफिनेटली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि प्ले कर रहे हैं, जैसे कि आई थिंक आजकल स्ट्रेस ज़्यादा हो गई है, स्मोकिंग ज़्यादा है, वेट लोगों का ज़्यादा है। वेट से भी होता है? हाँ, तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया उनमें ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेस करता है जिन लोगों का वेट ज़्यादा हो। Beer can make your hair shinier and stronger. नहीं, आई थिंक you are wasting it there. Today we have in our studio Dr. Ankur Sareen, who's going to answer all our questions on how to stop hair fall, how to make our skin look good, how to look youthful, the obsession with fair skin, the desire to look younger, and whether invasive beauty procedures are the right option for you or not. Thank you, Dr. Sareen, for being part of the podcast. You're one of the most searched persons on Instagram, I believe, to know how we can look younger, how we can look prettier, how we can have a clearer skin. So I have to ask you this, that what are the questions which people ask you the most? Pimple kaise hataएं, blackheads kaise hataएं? What do people ask you the most? Thank you for inviting me here. So most commonly Indians are still very concerned about pigmentation. Okay. So dark spots, brown spots, blemishes and hair. These are the two biggest concerns जो which सब लोग Indians अब पूछते have. हैं, Yeah, हाँ. yeah. So hair में especially men who have androgenetic alopecia जिसे male pattern baldness बोलते हैं, जिसमें आगे से हेयर लाइन रिसीड हो जाती है M shaped पैटर्न में, या हमारा जो क्राउन एरिया है वहाँ से बाल कम हो जाते हैं। आजकल फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रहा है पैटर्न बॉल्डनेस, जिसमें कि उनकी जो मांग है वो ब्रॉडन अप हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें आई थिंक सबसे कॉमन है जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ। तो एक एक करके बताइए दैट मेल पैटर्न बॉल्डनेस, इज इट जस्ट इंडियन या फिर इंडियंस हैव इट मोर, आर दे मोर प्रोन टुवर्ड्स इट, कि या ये यूनिवर्सल है? और इसके लिए क्या, इज देयर समथिंग रॉन्ग दैट वी डिड इन चाइल्डहुड? तेल लगाना कम किया, तेल लगाना ज़्यादा किया, या फिर हमारे डाइट की वजह से है? क्यों होता है ये? सो मेल पैटर्न बॉल्डनेस पूरे वर्ल्ड में है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडियंस में ही ज़्यादा है। और मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो है वो एक्चुअली एक नेचुरल फिनोमिना है, वो बिल्कुल भी अननेचुरल नहीं है, कोई बीमारी नहीं है ये। तो ये एक तरीके से आपके हेयर की एजिंग में ही आता है, और इसकी जो ट्रीटमेंट्स होती हैं ये भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स में नहीं आती हैं, ये जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स में आती हैं ये सारी ट्रीटमेंट्स। तो इसमें पर आप मेडिकल डॉक्टर हैं? हाँ, लेकिन कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी और मेडिकल डर्मेटोलॉजी काफ़ी ओवरलैपिंग है, और हम ही डील करते हैं। क्योंकि अगर किसी का हेयर ट्रांसप्लांट करना, मतलब ट्रीटमेंट्स ये मेडिकल है बट हम इन्हें कॉस्मेटिक मानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी कॉस्मेटिक मानती है। 18% GST चार्ज होता है इन पे। ठीक है, तो कॉस्मेटिक ही माना जाता है इन्हें। तो बेसिकली ये क्यों हो रहा है, ये तो एजिंग, मेनली तो एजिंग है, और इसमें जेनेटिक्स मेन रोल प्ले करते हैं। इसका नाम है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, इसे साइंटिफिकली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। तो एंड्रोजन हो गया आपका हार्मोन, और जेनेटिक्स हो गए आपके माता पिता, आपकी मम्मी के साइड आपके मामा, उन लोगों के भी कैसे बाल है, आपको पूरा अपना जेनेटिक पूल देखना है। तो कहीं से भी आपको जीन आ सकती है, आपके फादर की तरफ से भी आ सकती है, अगर वहाँ से आ गई है और वो अच्छे हैं उनके तो आपके बाल अच्छे होंगे। हो सकता है आपके भाई को मम्मी की तरफ से है, उनके वहाँ उस तरफ से अच्छे नहीं है, तो डिपेंड करता है। तो जेनेटिक्स इसमें मेन रोल प्ले करता है। पर कई बारी हमने सुना है कि देखो मम्मी के बाल इतने अच्छे हैं तो बेटे के इतने ख़राब हो गए, पापा के भी बाल इतने अच्छे हैं बेटे के ख़राब हो गए। और ये जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, जो जब हम छोटे थे तो वी यूज्ड टू थिंक कि 35-40 के बाद ही लोगों को मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो रहा है, लेकिन आजकल देखने में आया है दैट
20s में भी दे आर हैविंग मेल पैटर्न बॉल्डनेस. तो क्यों हो रहा है? व्हाई सो अर्ली इन लाइफ? कुछ इसमें डेफिनेटली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि प्ले कर रहे हैं. जैसे कि आई थिंक आजकल स्ट्रेस ज़्यादा हो गई है, स्मोकिंग ज़्यादा है, वेट लोगों का ज़्यादा है. तो वेट से भी होता है? हाँ, तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया उनमें ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेस करता है जिन लोगों का वेट ज़्यादा हो. क्यों? उसमें इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो तो नोन नहीं है. हाँ. बट कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं जो बताती है हमें कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो है वो उसमें वेट एक फैक्टर है. बट दैट इज़ नॉट द ओनली फैक्ट. द मेन फैक्टर इज़ ऑलवेज इसमें जेनेटिक्स. पतले लोगों को भी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है. मेन फैक्टर जेनेटिक्स है, बट ये सारे छोटे छोटे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि कुछ हद तक रोल प्ले करते हैं आपके हेयर लॉस में. ओके, दिस इज़ नाइस दैट हम लोग ने पॉडकास्ट शुरू किया विद प्रॉब्लम्स फॉर मेल्स. लोग सोचते हैं कि स्किन और हेयर केयर जो है इट्स समथिंग दैट इफेक्ट्स विमेन, लेकिन हमने पॉडकास्ट शुरू किया विद द प्रॉब्लम्स विच मेन हैव. दूसरा, लेट्स नाउ गेट टू द पार्ट विच यू सेड कि पिगमेंटेशन सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है, चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हो, वो पिगमेंटेशन का है. तो पिगमेंटेशन आप समझाइए, कितने वैरायटीज़ होते हैं और क्यों होते हैं और इनके लिए उसके लिए इलाज क्या है? सो पिगमेंटेशन का मतलब है आपके जो नॉर्मल कलर है उससे ज़्यादा कलर बन जाना. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो किसी भी डार्क स्पॉट को, ब्लेमिश को हम पिगमेंटेशन बोलते हैं. ये मेडिकली भी हो सकता है, मतलब कोई बीमारी भी हो सकती है, और नॉन मेडिकल भी हो सकता है. तो अगर बीमारियों की बात करें तो सबसे कॉमन आई थिंक एक्ने के डार्क स्पॉट्स हैं. जो एक्ने हमारे ठीक होते हैं उसके बाद स्पॉट्स उसके छूट जाते हैं. उसके अलावा मिलाजमा, जैसे हिंदी में कई बार हम झाइयाँ बोल देते हैं, जिसमें फीमेल्स के दोनों साइड में, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, दोनों साइड पे पिगमेंट्री स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं. फ्रेकल्स, लेंटेजेंस काफ़ी कॉमन है. फ्रेकल, लेंटेजेंस छोटे छोटे डॉट्स, और या फिर थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, 5 mm तक के साइज़ के आपके फेस पे आ जाते हैं. ये सबसे कॉमन कॉजेज़ हैं. इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो इनबिल्ट होती हैं, लेकिन आजकल क्योंकि लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं उसको लेके. जैसे कि सिंपल चीज़ है पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइंस. ये हम इंडियंस में ज़्यादा कॉमन होती है कि हमारे आईज से नीचे जाती है, 2 लाइंस सी दिखाई देती हैं टुवर्ड्स द ईयर. तो ये काफ़ी कॉमन कंसर्न रहता है लोगों के, बट ये नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल नहीं है. और इसके अलावा एज के हिसाब से इंक्रीज होता है. हाँ, एज के हिसाब से, क्योंकि आपकी सारी रिपेयर प्रोसेस स्लो हो रही है. आपका स्किन का टर्नओवर टाइम, मतलब नया स्किन बनने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो रहा है. तभी हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी में कि एक्सफोलिएशन करना चाहिए ताकि आपकी जो स्किन है जल्दी जल्दी चर्न आउट हो. एक्सफोलिएशन मतलब? एक्सफोलिएशन का मतलब है अपनी स्किन को जल्दी जल्दी छटाना, अपनी स्किन का जो टर्नओवर टाइम है उसको कम करना. मतलब जो नया स्किन ऊपर आ रहा है उसको जल्दी लाना. अगर नया स्किन ऊपर जल्दी आएगा तो ज़्यादा फ्रेश दिखाई देगा, ज़्यादा टाइट दिखाई देगा, और आप ज़्यादा यंग दिखाई देंगे. तो वो, पर एक्सफोलिएशन इज समथिंग जो नेचुरल प्रोसेस है. पिगमेंटेशन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, होता है. एक्सफोलिएशन इज समथिंग दैट यू कैन डू टू डिले द पिगमेंटेशन. पिगमेंटेशन कैन बी मेडिकल कॉजेज ऑल्सो और नॉन मेडिकल, मतलब नॉर्मल कॉजेज ऑल्सो. क्योंकि जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे डिसपिगमेंटेशन इंडियन स्किन में होता है. हमारे में मेलानिन ज़्यादा रहता है, कलर प्रोटेक्शन ज़्यादा रहती है. इसके कारण हमें रिंकल्स स्लो आते हैं कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन जो गोरे लोग होते हैं. चलो, कुछ तो अच्छा है. हाँ, बिल्कुल. तो नहीं, बहुत कुछ अच्छा है. अपने को पिगमेंटेशन का, अपने को रिंकल्स कम आते हैं, हमें स्किन कैंसर्स बहुत कम होते हैं कंपैरेटिवली वेस्टर्न पॉपुलेशन के. बिकॉज वी हैव मेलानिन प्रोटेक्शन, हमारे पास ब्राउन कलर का प्रोटेक्शन है. हाँ जी. तो धूप में जाने से भी हमें सनस्क्रीन की इतनी ज़रूरत नहीं है जितने गोरों की. एग्जैक्टली. हमें सनस्क्रीन बेसिकली को, मतलब कैंसर के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है सनस्क्रीन. अब स्किन केयर के लिए ज़रूरी है. और अब क्योंकि हमारी लाइफ स्पैन बढ़ रही है, अब लोग मेडिकल ट्रीटमेंट्स के वजह से 90-95 तक भी जीते हैं. तो अब स्किन कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है क्योंकि हमारी ओवरऑल लाइफ स्पैन बढ़ गई है. तो लेटर स्टेज में कैंसर होने का, स्किन कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके, सो लेट्स कम बैक टू पिगमेंटेशन जो हम बात कर रहे थे. पिगमेंटेशन में डज इट इंक्रीज और डिक्रीज? एज का तो हमने कर लिया कि एज एज कम्स इन हमारी पिगमेंटेशन इंक्रीज होती है.
तो क्या पिगमेंटेशन ऑल्सो इंक्रीजेस जब हम धूप में ज़्यादा जाते हैं या फिर जो इंडोर्स रहते हैं, किसकी पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है? सबसे बड़ा जो फैक्टर हमारे कंट्रोल में है, जिसको हम रोक सकते हैं पिगमेंट, ताकि पिगमेंटेशन ना बने, वो है सनलाइट. अगर हम धूप में ज़्यादा जाएंगे तो हमें पिगमेंट ज़्यादा बनेगा, दैट्स फॉर श्योर. अच्छा. बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास क्लिनिक पे आते हैं जो जैसे गोवा चले जाते हैं हॉलीडे के लिए या हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, और आज के लोग ज़्यादा हॉलीडे कर रहे हैं कंपेयर टू आई थिंक जो 5-6 साल पहले कर रहे थे. ट्रैकिंग वेकिंग में भी ट्रैकिंग जाते वगैरह हैं. भी कर रहे हैं, बहुत बीचेस पे भी जाते हैं. तो ये सारी पिगमेंटरी प्रॉब्लम्स का जो इंसिडेंस है, मतलब जो सोसाइटी में इनका जो प्रेवलेंस है वो बढ़ गया है. तो सनस्पॉट, सन टैन, पिगमेंटेशन, इनका कनेक्शन बताइए. तो पिगमेंटेशन एक ब्रॉड टर्म हो गया. उसमें सन टैन भी आएगा और सन स्पॉट्स भी आएंगे. सन टैन क्या होता है कि टैनिंग होगी, मतलब कि आपका टेम्परेरीली कलर बढ़ गया. सन स्पॉट्स क्या होते हैं, जो मैंने पहले बताया, फ्रेकल्स और लेंटेजन्स, जो कि बड़े कॉमन होते हैं. वो भी एक तरीके की पिगमेंटेशन ही है, और ये सारी चीज़ें जो है ये ट्रीटेबल है. ये ट्रीटेबल है. हाँ. लेकिन पिगमेंटेशन ट्रीटेबल नहीं है. नहीं, पिगमेंटेशन भी ट्रीटेबल है, सारी टाइप की. तो पिगमेंटेशन मैंने बताया बहुत ब्रॉड टर्म है. हाँ. तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे मिलाज्मा है, वो ट्रीटेबल है. बट कुछ और चीज़ें हैं जैसे लाइकन प्लानस पिगमेंटोसिस, थोड़ा स्पेसिफिक हो गया ये, वो कम ट्रीटेबल है. तो जो मोस्ट विमेन एंड इवन मेन हैव, जो साइड्स में आती हैं और जो फोरहेड में मिलाज्मा है. एग्जैक्टली, मिलाज्मा. हाँ, जो सबसे कॉमन कंडीशन है वो मिलाज्मा है, वो ट्रीटेबल है. बट इंडियन स्किन, क्योंकि मेलनिन इतना हमारा एक्टिव होता है, हमारा कलर इतना एक्टिव होता है कि अगर हमें थोड़ा सा भी लाइट का एक्सपोजर होता है तो वो रीएक्टिवेट हो जाता है. तो काफ़ी बारी क्या है कि हम ट्रीट तो कर देते हैं पेशेंट को, काफ़ी टाइम ठीक भी रहता है, बट उनको रेकरेंस और रिलैप्स का प्रॉब्लम रहता है. अच्छा, तो ये जो ट्रीटमेंट है, क्या ये टॉपिकल ट्रीटमेंट है या इन्वेजिव ट्रीटमेंट है? तो दोनों ऑप्शंस हैं. टॉपिकल से हम स्टार्ट कर सकते हैं, और जिन पेशेंट्स को रिजल्ट नहीं आ रहा उनके लिए कुछ प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स भी होते हैं फिर, जिनमें हाई अमाउंट ऑफ कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे हम पिगमेंटेशन को रोक सकते हैं. उसके बाद लेज़र्स भी होती हैं, इसमें पिगमेंट ब्रेक करने वाली लेज़र्स भी आती हैं आजकल. तो बहुत सारी चीज़ें अब अवेलेबल है मार्केट में. तो लेज़र को क्या इन्वेजिव कहा जाएगा? नहीं, दैट्स नॉट इन्वेजिव. सो व्हाट डज लेज़र डू? इट एक्टिवेट्स द सेल्स. लेज़र्स भी कई प्रकार की होती है, इन्वेसिव भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो इसमें लेज़र यूज़ हो रही है इसको बोलते हैं क्यू स्विच लेज़र. तो क्यू स्विच लेज़र जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कलर को टारगेट करती है. उसकी जो एनर्जी होती है वो ऐसी वेवलेंथ पे होती है जिस सिर्फ आपका मेलानिन एब्जॉर्ब करता है उसको, बाकी जो है एब्जॉर्ब नहीं करता. लाइट और लेज़र में ये फ़र्क है कि लाइट हर जगह को इल्यूमिनेट करती है. लेज़र तब होता है जब हम एक स्पेसिफिक टारगेट को ही वो जाके हिट करती है, बाकी जगह वो नहीं जाएगी. तो क्यू स्विच लेज़र जो है वो ब्लैक को हिट करती है, तो जहाँ पे भी उसे ब्राउन मिलेगा, ब्लैक मिलेगा, वो उसको जाके डिस्ट्रॉय कर देगी. ओके, बट इट इज़ फॉर अ स्पेसिफिक एरिया. मतलब आपके पास लोग ये नहीं आते कि मेरी बेटी काली है, इसको गोरा कर दो. बहुत आते हैं ऐसे तो लोग बहुत आते हैं. अभी भी आते हैं. इतनी सारा इसके बारे में मीडिया में बात होती है, और मतलब सब जगह स्कूलों वगैरह में भी सिखाया जाता है कि वी ऑलवेज से ऑन आवर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम चैनल दैट लव द वट एवर योर कलर इज, मेक योर स्किन हेल्दी एंड लव इट. बट अभी भी पेशेंट्स आते हैं इसके लिए, और खासकर मैरिज से पहले. इसको साफ स्किन कर दो या इसको गोरा कर दो? दोनों आते हैं. कुछ आते हैं कि जिनको कुछ स्पॉट्स वगैरह होते हैं उसको कम करवाने आते हैं. कुछ लोग आते हैं जो ऑफ कोर्स बोलते हैं कि, और मदर्स को खासकर बहुत होता है अपनी डॉटर्स के लिए. डॉटर्स को इतना नहीं होता है, वो उल्टा उनको चेक करती है. हमारे चेम्बर में होती है लड़ाई. वो उनको बोलती है कि आप ये क्या बोल रहे हो, ऐसे थोड़ा ना कोई बोलता है ना. लेकिन उसके अंदर कहते नहीं डॉक्टर साहब थोड़ा तो आप कर दो, थोड़ा तो आप कर दो. तो उनका वैसा रहता है. पर ये भी जनरेशन की बात होती है ना, कि उन्होंने अपने लाइफ टाइम में डिस्क्रिमिनेशन फेस किया होगा उनके रंग की वजह से. एंड दिस मस्ट हैव हैपेंड. नहीं, डिस्क्रिमिनेशन तो आज भी हो रहा है. आप एयरलाइंस को देख लीजिए. हमारी कई सारी एयरलाइंस हैं, वो एक स्क्रैच, एक स्कार होता है, अब तो आपको ग्राउंड कर देती है. कई सारे एयर हॉस्टेसेस आती हैं हमारे पास ट्रीटमेंट करवाने, क्योंकि उनको, और मैं यहाँ की नहीं, मैं आपको फॉरेन की एयरलाइंस की बात बता रहा हूँ. कई पेशेंट्स हमारे दुबई, अबू धाबी वगैरह से आते हैं. उनको एक स्क्रैच हो गया हाथ में, स्कार हो गया किसी भी इंजरी से, तो उनको ग्राउंड कर दिया जाता है. ओह माय गॉड. तो जब तक वो साफ नहीं हो जाता, तब तक वो साफ नहीं हो जाता.
और कई केसेस में हम नहीं भी कर पाते, हर स्कार ट्रीटेबल नहीं होता, कुछ स्कार ट्रीटेबल होते हैं, कुछ स्कार नहीं होते। ओके, माय गुडनेस, हाँ, देयर आर एस्पेक्ट्स टू इट जिसे हम जानते नहीं हैं। अच्छा, वी स्पोक अबाउट पिगमेंटेशन, लेट मी कम टू द अदर इशू जो यंग स्किन को बॉदर करती हैं, विच इज़ एक्ने एंड पिंपल्स। इसके लिए क्या करना चाहिए डॉक्टर? सो एक्ने और पिंपल्स अगर हो रहे हैं तो सबसे पहले हमें एक बेसिक स्किन केयर ऐसा यूज़ करना चाहिए जो एक्ने और पिंपल्स को कम करे, ठीक है। तो वो हमें उसमें एक सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश हम यूज़ कर सकते हैं, एक हम नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, एक सनस्क्रीन हम लाइट जेल या लोशन फॉर्म की यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी हमें लगता है कि नहीं कंट्रोल में आ रहा है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। वो आपको कुछ ऐसी सीरम्स, आपने 3 चीज़ें बताई, हाँ, ये तीनों चीज़ें एक साथ या इनमें से कोई एक? नहीं तो फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर कोई यूज़ करे, पहले फेस वॉश, फिर मॉइस्चराइज और सनस्क्रीन। ये तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर कोई जिसकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं भी है वो भी यूज़ करे दिन में अच्छी 2 स्किन के लिए। हाँ, दिन में आप 2 बार वॉश कर सकते हैं, एक बार मॉर्निंग में एंड एक बार ही व्हेन यू कम बैक फ्रॉम वर्क, ओके, है ना, एंड देन यू मॉइस्चराइज एंड देन यू पुट ऑन योर सनस्क्रीन। हाँ। अगर आप घर पे कुछ करना चाहते हैं तो क्लिंडामाइसिन 1% अवेलेबल है, ओवर द काउंटर अवेलेबल है इंडिया में भी, तो वो आप परचेज कर सकते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो सेफ है। क्लिंडामाइसिन इज ओनली फॉर द एरिया जहां इफेक्टेड है। सो ऐसा ये मिसकंसेप्शन है। तो हम लोग क्या एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि जहाँ जहाँ भी आपके सेबेशियस एरिया, अगर आपको एक्ने हो रहा है तो सेबेशियस एरिया का मतलब होता है जहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, हाँ। तो ये आपका पूरा चीक होता है और फोरहेड होता है, हाँ। तो इस पे आपको कंटिन्यूसली लगानी चाहिए ताकि हम एक्ने को बनने से ही रोक सके। अप टू 3 मंथ्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। पर क्लिंडामाइसिन लगाने से इट ऑल्सो कॉजेज ड्राइनेस। क्लिंडामाइसिन से ज़्यादा ड्राइनेस नहीं होती, सेफ है काफ़ी। मिक्स्ड स्किन है तब भी हाँ, आप देखना कि कहीं क्लिंडामाइसिन और बेंजोइल पेरोक्साइड का कॉम्बिनेशन तो नहीं आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्लिंडामाइसिन प्योर जो आती है वो ओवर द काउंटर अलाउड है, आप जाके ले सकते हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर उससे ठीक नहीं हो रहा है ना, तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर के पास जाके थोड़ी ऊपर की मेडिसिन और ले सकते हो जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो उससे। एंड स्कार्स जो रह जाती हैं एक्ने और पिंपल से, can they be taken out and can it be taken out by non-invasive methods और invasive methods? इन दोनों के बताइए क्या क्या है। हम हमेशा अपने पेशेंट को बताते हैं और सोशल मीडिया पे बताते हैं कि एक्ने को जल्दी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्ने से 2 कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एक होते हैं ब्लेमिशेस, यानी कि डार्क या लाल कलर के धब्बे जो आपके चेहरे पे छूट जाते हैं, वो कम्प्लीटली ट्रीटेबल होते हैं, वो 100% आजकल की ट्रीटमेंट से हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। फिर होते हैं कुछ लोगों में आपने देखा होगा चीक पे गड्ढे हो जाते हैं, पिट्स हो जाती है। जो पिट्स होते हैं वो कम्प्लीटली ट्रीटेबल नहीं होते, उसमें भी आजकल बहुत सारी लेजर्स और ट्रीटमेंट्स आ गई, तो हम बहुत इम्प्रूव कर देते हैं उसको, बट फिर भी उसमें कुछ हद तक स्कार्स और पिट्स रह जाते हैं, है ना। इम्प्रूवमेंट 50, 60, 70, 80% भी मिल जाए पेशेंट को, फिर भी 20% छूट जाएगा, तो उसको लिए फिर पेशेंट परेशान होते हैं। तो इसलिए एक्ने को पहले ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्ने ऑल्सो हार्मोनल रीज़न से होती हैं, पिंपल्स भी हार्मोनल रीज़न से होती हैं, तो उसको जड़ से कैसे हटा सकते हैं? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, तो एक्चुअली ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है आज की डेट में जिसमें हम बोल सकें कि हम 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकें कि इससे आपका एक्ने हमेशा के लिए चला जाएगा। एक्ने एक हार्मोनल कंडीशन है, इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि हार्मोनल टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो लोग फालतू में हार्मोन्स के टेस्ट कराते रहते हैं, बट वो नॉर्मल आते हैं और वो रिकमेंडेड भी नहीं है एक्ने गाइडलाइंस में, अनलेस आपके पास अदर सिम्टम्स हो जो एक्ने के साथ और सिम्टम्स हैं, जैसे होर्सनेस ऑफ वॉइस है, बाल जा रहे हैं और भी चीज़ें, उस केस में हमें टेस्ट कराने हैं। तो एक्ने में हम ट्रीटमेंट देते हैं, पेशेंट को क्लियरेंस देते हैं और पेशेंट को एक स्किन केयर देते हैं ताकि वो अपने रिजल्ट को लॉन्ग टर्म मेंटेन कर सके। उसके बाद भी कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली रिकरेंस होता है, तो उनको हमें दोबारा ट्रीट करना पड़ता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। आपकी लाइफस्टाइल पे भी बहुत डिपेंड करता है। आपको अगर एक्ने है तो आपको मिल्क प्रोडक्ट्स कम करने हैं, खासकर काऊ मिल्क आपको कम करना है, क्योंकि उसमें हार्मोन ज़्यादा पाए जाते हैं बफलो मिल्क के कंपैरिजन में, तो आपको वो कम करना है। शुगर स्पाइक्स आपको कम करनी है। सन एक्सपोजर से एक्ने बढ़ता है अगर स्ट्रॉन्ग सन एक्सपोजर होता है। कुछ दवाइयाँ हैं, अगर आप वो दवाइयाँ ले रहे हो तो एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से वो भी चेक करवाइए, उनसे तो नहीं एक्ने हो रहा है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली एलिमिनेट करनी है। PCOD
वेट के कारण जो प्रॉब्लम होती है लड़कियों में, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, वो एक्ने का एक कॉज है। तो उसमें आपको पता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही मेन ट्रीटमेंट है। तो एक्ने में लाइफस्टाइल का काफ़ी रोल है। ऐसा नहीं है कि पतले लोगों को एक्ने नहीं होता है, जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी है उनको एक्ने, बट फिर भी काफ़ी लोगों को एक्ने लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है। एंड पोल्यूशन की वजह से भी, पोल्यूशन की वजह से हाँ, स्किन प्रॉब्लम्स इन जनरल बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हाँ। और पोल्यूशन का उसमें बहुत बड़ा रोल है। Right. Now, when it comes to all these solutions which you have said कि आप clindamycin लगा दीजिए या the other medicines, जो भी topical medicines हम लगाते हैं, medicines हो जाएं या फिर beauty products हो जाएं, अब there's so much of advertising कि confuse हो जाता है because somebody says कि vitamin E डालिए youthful skin आ जाएगा, vitamin C डालिए कुछ और हो जाएगा, इसमें ये है, इसमें ये oils हैं. How do we know कि अपने skin के लिए, unless you don't go to a dermatologist, suppose you don't go, तो हम कैसे जान लें कि ये products जो हैं, I need vitamin C और I need vitamin E और I need मतलब 500 रुपीज़ का लोशन या आई नीड कोरियन मेड 5000 रुपीज़ का लोशन, क्या, हाउ डू आई डिसाइड? नहीं, अगर आप इतना डीप जाओगे स्किन केयर में तो आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। हर चीज़ में पड़ती है ना। अगर बेसिक है ना, अगर आप सिर्फ सैलरीड हो तो आप इजीली अपना इनकम टैक्स खुद फाइल कर सकते हो, बट अगर आपका बिजनेस है और आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है बहुत है तो सीए चाहिए। तो इट इज सिमिलर। तो फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन यूज करना है। तो आपको पता है कि आपकी स्किन आपको कैसी फील होती है, खिंचा खिंचा सा लगता है पूरा टाइम या बुरा टाइम ऐसा लगता है कि ऑयल निकल रहा है। तो अगर कैसी है आप उस हिसाब से अपने हिसाब से फेस वॉश आप एक चूज़ कर सकते हो, है ना। उस पर लिखा भी होता है आजकल ऑयली स्किन के लिए या नॉर्मल स्किन के लिए। तो वो सब आप बेसिक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन आप चूज़ कर सकते हो। बट अगर आप इतनी डिटेल्स में घुस रहे हो कि अगर आपको 5000 रुपये का सीरम खरीदना है कोरियन, तो बेटर है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के खरीदिए। नहीं तो वो हो सकता है आपकी स्किन टाइप के लिए ना हो सकता है कि आपको उसको लगाना ना आए, हो सकता है आप उसे ओवर लगा ले, हो सकता है कि वो आपको ड्राइनेस कर दे, तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप एक कंसल्टेशन लेके अपनी स्किन के रूटीन बनवा लो, अगर आपको शौक है स्किन का ज़्यादा ध्यान रखने का। एंड एज आई गेस डिस्पोजेबल इनकम जब बढ़ता है तो क्वाइट नेचुरली ये लग्जरी आइटम्स होती हैं। बिल्कुल। Everybody thinks that first you have to make room for it and then उसके बाद जाके खरीदना. Now the idea also is that अगर ये products कोरिया में बन रही हैं या ये अमेरिकन है या यूरोपियन है, क्या हमारे इंडियन स्किन टाइप के लिए ठीक है कि नहीं? क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट भी ये यूरोपियन प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं एंड देन इफ़ यू टेल देम दैट दिस इज़ बियॉन्ड माई बजट, फिर वो इंडियन बताते हैं कि हाँ इंडिया में भी ये ब्रांड्स हैं, ये है, इन दोनों का मिक्सचर जो है यू कैन यूज़, बट द यूरोपियन वन इज़ बेटर. तो इट डिपेंड्स ऑन द बजट. डर्मेटोलॉजिस्ट आर ऑनेस्ट इनफ कि ये बता देते हैं. नाउ यू टेल मी कि कैसे हो सकता है कि एक यूरोपियन प्रोडक्ट इंडियन स्किन के लिए सही है? तो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो देखो हम सब ह्यूमंस हैं, है ना. तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिपेंड करता है उसके अंदर है क्या. और इतना कोई फ़र्क नहीं है स्किन का, हमारे कलर में फ़र्क है, बट अब ऐसा नहीं है कि कोई रेटिनॉल जो अमेरिकन स्किन को अच्छा लगेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा. इट्स यूनिवर्सल होते हैं वैसे प्रोडक्ट्स भी. तो इतना कोई चैलेंज नहीं है. मैं जो इंडिया में लिखता हूँ वही मैं अगर यूएस में भी कल बैठ जाऊँ तो मैं वही लिखूँगा. थोड़ा बहुत बस कलर के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज़्यादा क्योंकि उनके कंसर्न्स अलग हो जाते हैं. उनकी कंसर्न इतने पिगमेंटेशन नहीं होता, उनका कंसर्न एंटी एजिंग ज़्यादा रहता है. तो उस हिसाब से चेंज होता है. पर जैसे रेटिनॉल का इफेक्ट ऑन अ गोरों का स्किन, कॉकेशियन स्किन, और रेटिनॉल का इफेक्ट ऑन एन इंडियन स्किन, रेटिनॉल इन द प्रोडक्ट, वो तो फ़र्क पड़ेगा ना उससे? बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो आपका कॉकेशियन स्किन है वहाँ वो थोड़ा सा थिन होता है. हमारे इंडियन स्किन थिक होता है और अफ्रीकन स्किन और थिक होता है. बट बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको. क्योंकि जब रेटिनॉल डालना होता है तो कहते हैं जो रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट है वो रात को इस्तेमाल कीजिए, दिन में मत इस्तेमाल कीजिए. अब हाउ मेनी ऑफ अस रीड द फाइन प्रिंट की इसमें कितना रेटिनॉल है कितना नहीं है? एग्जैक्टली. वही अगर आपको सूट नहीं कर रहा तो यहीं आपको फिर प्रोफेशनल हेल्प चाहिए. एक बात मैं आपको बता दूं कि सब कुछ बाहर, अच्छी जो क्वालिटी चीज़ें आज भी वो बाहर से ही आ रही है. जो हमारे इंडिया में भी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंडियन नहीं है. मर्क करके एक कंपनी है, आधे से ज़्यादा तो वही बना रहे हैं. ठीक है. तो और वो उनकी क्वालिटी है वो बेटर है. तो वो आई थिंक फ्रांस की कंपनी है. तो अब जैसे टी ट्री ऑयल है वो ऑस्ट्रेलिया
से भी जो बेस्ट क्वालिटी है वो ऑस्ट्रेलिया से आता है। तो अभी भी हम लोग उस लेवल का हमारा काम नहीं हो रहा है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि वहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ बस मिक्स कर रहे हैं और अलग अलग कंपनी अपना ब्रांड ठप्पा मार के उसको बेच रहे हैं। तो एपीआई कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो एपीआई क्या है, बाहर से आ रहा है, तो अभी भी वो एपीआई हम एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट हम बेटर ही कंसिडर करते हैं इन मोस्ट केसेस। तो क्यों ऐसे हो रहा है कि फार्मा कंपनीज थिंक कि मार्केट इतना बड़ा नहीं है टू डू इट ऑन देयर ओन? नहीं, हमारा रिसर्च नहीं ना। क्योंकि रिसर्च कहाँ से आती है, रिसर्च आती है यूनिवर्सिटीज़ से। यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट कंपनीज कोलैबोरेट करती हैं। प्राइवेट कंपनी उनको पैसा देती है कि आप एक अच्छा मॉलिक्यूल निकालोगे और हम उसको बेचेंगे, हमारे पास 16 साल 17 साल उसका पेटेंट रहेगा, हम उसको बेचेंगे। तो वो इंडिया में है नहीं। इंडिया में वैसा रिसर्च नहीं है, साइंस नहीं है। हाँ, तो हम जो भी कर रहे हैं हम वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं। हाँ। और उसको हम बस चर्न कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं और हम उसको मार्केट में बेच रहे हैं। इनोवेशन नहीं हो रहा है। बट डोंट यू सी कि सडनली इतना सर्ज हो गया है इन द काइंड ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और वो आई वुड से पिछले 10 साल में या 5 साल में इतने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड द व्हाट शुड आई, जो हेजिटेशन होती थी पहले ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने में, इट वाज कंसिडर्ड, विमेन वुड थिंक कि नहीं नेचुरली ग्लोइंग होना चाहिए या नेचुरली बाल थिक होने चाहिए, आप कोकोनट ऑयल लगा लीजिए आपके बाल घने हो जाएंगे, या फिर आप मुल्तानी मिट्टी लगा दीजिए आपका स्किन ग्लो करेगा. All those are gone. Those concepts are almost gone in the past 5 to 10 years, I would think. अब काफ़ी सारे लोग हैं जो साइंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स में जाना चाहते हैं और साइंस को फॉलो करते हैं. इसमें कई कुछ रोल हमारा भी है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंटेंट पोस्ट करते हैं और लोग उससे साइंस की तरफ झुक रहे हैं. बट अभी भी इंडिया में ऐसा नहीं है. बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो कम्प्लीटली हर्बल और आयुर्वेदिक बेस पे हैं. तो जबकि वो मेरे थॉट प्रोसेस और मेरी साइंस से अलग है, बट बहुत अच्छा कर रहे हैं काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स. आपने जब हेयर फॉल की बात कर रहे थे, आप जेनेटिक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हाउ मच इज़ आवर स्किन अ प्रोडक्ट ऑफ आवर जीन्स एंड अबाउट आवर लाइफस्टाइल? कितना परसेंटेज वाइज अगर आपको डिवाइड करना पड़े तो कितना होगा? मैं कहूँगा डेफिनेटली 50-50% होगा, है ना. आप अच्छे जेनेटिक्स के साथ बॉर्न हो सकते हैं, बट अगर आप अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो आज नहीं तो कल आपको गिव अप कर देगी. और 30 के बाद तो सबको थोड़ा बहुत रखना ही पड़ता है, इतने भी अच्छे किसी के जेनेटिक्स नहीं होते. तो अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी हैबिट्स प्लस गुड जेनेटिक्स वो आपको हेल्प करती है. और कई सारे लोग होते हैं जिनके एक्चुअली जेनेटिक्स इतने अच्छे नहीं होते. जैसे मेरी वाइफ के बहुत एक्ने हैं, लेकिन वो इतना अपना ध्यान रखती हैं. वो ऑफकोर्स वो खुद भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बट वो समझती भी हैं और वो इतना ध्यान रखती है कि कोई भी उनको देख के बता नहीं पाता. और काफ़ी सारे पेशेंट्स उनसे पूछते हैं कि आपकी स्किन इतनी क्लियर कैसे. बट हम लोग जानते हैं कि उनको एक्ने से कितनी प्रॉब्लम हुई है. स्पेशली ग्लैमर इंडस्ट्री में आई हैव सीन मेनी फिल्म स्टार्स जिनके बच्चों को सिवियर एक्ने था, पर आफ्टरवर्ड्स व्हेन दे गॉट इनटू फिल्म इंडस्ट्री सडनली क्लियर हो जाता है. तो नहीं, 30 के बाद तो वैसे भी एक्ने कम हो जाता है क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स हैं उनका इफेक्ट कम हो जाता है. एक्ने इज मेनली प्यूबर्टी एंड यू नो अर्ली 20s में ज़्यादा होती है. देखिए, उसके अलावा आप उनकी डाइट भी देखिए, है ना. अब आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सारा अली खान का पुरानी फ़ोटोज़ देखें तो वो काफ़ी हैवी थी, उनके बाद उन्होंने इतना वेट लूज़ कर लिया. तो वो सब चीज़ें भी तो उनमें पॉजिटिव चेंजेस लाएंगी. आप सिर्फ उनका ये मत देखिए कि आप उनकी मेहनत देखिए कि वो किस तरीके की डाइट करते हैं, वो किस तरीके अपने बॉडी का ध्यान रखते हैं, जल्दी सोते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं और जैसे जैसे एज होती है और ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं. बट जैसे इवन इफ यू सी माधुरी दीक्षित जो उनके अर्ली इयर्स हैं, शी इज गॉट पिंपल्स एंड शी इज गॉट यू नो अनइवन स्किन टोन, पर अब आप लेटर पार्ट देखिए तो हर स्किन कम्प्लीटली क्लियर. हाँ, डेफिनेटली. वो तो अभी पूरा इतना कुछ अवेलेबल है, इतने सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं. आप हाइफू, मॉर्फियस, आप उससे आप सीधा फेस लिफ्ट सर्जरीज, कितना कुछ अवेलेबल है. तो वो सब चीज़ें हेल्प करती हैं. तो ओवरऑल आपको वर्क करना है अपनी स्किन पे. आपको अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है, आपको अपनी स्लीप का भी ध्यान रखना है, आपको डाइट का बहुत ध्यान रखना है. और उसके बाद ऑफ कोर्स आजकल बहुत सारी स्किन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं. अगर आपको वो करनी है तो आप वो करवा सकते हैं. जैसे आपने हाइफू का जिक्र किया, हाउ ऑफन कैन वन डू दीज ट्रीटमेंट्स इन द सेंस कि अच्छा आप पानी पी रहे हैं, पहले मैं पानी की बात करती हूँ. हाउ इम्पोर्टेंट इज हाइड्रेशन फॉर गुड स्किन केयर? हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्टली आपकी बॉडी आपको सिग्नल कर देती है.
जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो मेरे को प्यास लग रही, तो मेरे को हर थोड़ी देर में पानी पीना चाहिए, तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल करती है। आप उसे इग्नोर करते हैं कई बार क्योंकि आप क्या काम में व्यस्त होते हैं, नहीं पानी थोड़ी देर में पी लूँगा, तब आपको हार्म स्टार्ट होता है और आपकी स्किन क्या होती है फिर ड्राई और डल दिखाई देती है। हाँ, उसके लिए हाइड्रेशन थ्रू फेशियल्स एंड ऑल इज़ नॉट गुड इनफ, है ना? मेन तो देखो, अगर इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वाटर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वाटर तो आपको पीना ही है। उसके ऊपर अगर आप करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स अगर आप बहुत बेसिक रखना चाहते हैं तो घर पे आप हाइलुरोनिक एसिड लगा सकते हैं, विटामिन ई की आपने बात की, वो हाइड्रेशन मॉलिक्यूल है, वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट्स भी आती हैं, कई सारे फेशियल्स आते हैं जो कि आपकी स्किन बैरियर को खोल सकते हैं और वो डीप पेनिट्रेट करवा सकते हैं हाइड्रेशन मॉलिक्यूल्स को, तो वो हम यूज़ करते हैं क्लिनिक में। तो अच्छा, ओके, सो यू बेसिकली ये जो प्रोसेसेस हैं, पहले स्किन को क्लीन करते हैं, ओपन द पोर्स एंड देन पुट दीज सीरम्स या जो भी विटामिन हैं इनटू द स्किन। पर वो फिर वो लॉक हो जाता है। हाँ, तो आपके वेट एक तो 500 किलो डाल्टन से कम का मॉलिक्यूल जो होता है वो पेनिट्रेट कर सकता है स्किन को, क्षमता रखता है स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने की। तो हमारे काफ़ी सारे जो हमारे सीरम्स होते हैं जो हम मेडिफेशियल्स में यूज़ करते हैं, जिनको मेडिकल फेशियल्स बोलते हैं, वो उससे कम साइज़ के होते हैं तो पेनिट्रेट कर जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ मशीन्स होती हैं जिससे कि हम चैनल्स ओपन कर सकते हैं स्किन के, है ना, और उसमें हम चार्ज की हेल्प के थ्रू, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के हेल्प के थ्रू आयंस का फ्लो रेगुलेट कर सकते हैं अक्रॉस द स्किन चैनल। ओके, तो वो हम बेटर, तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाती है। एंड स्पेशली एजिंग स्किन के लिए दीज ट्रीटमेंट्स आर गुड, राइट? बिकॉज आफ्टर सम टाइम स्किन डजंट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस। डेफिनेटली अगर आप ये ट्रीटमेंट्स करते हैं या आप थोड़ा सा अपने स्किन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके रिटर्न्स मिलेंगे। तो कब इन्वेस्ट करना चाहिए इन दीज काइंड ऑफ प्रोसीजर्स? इन योर 30s, इन योर 40s, इन योर 50s? कब करना चाहिए? सो आई थिंक आफ्टर 40 डेफिनेटली आपको करना चाहिए टू हैव अ बेटर स्किन। 40 से पहले आप एक अच्छी स्किन केयर से भी मेंटेन कर सकते हो। तो 40s के बाद इट्स अ करेक्टिव प्रोसीजर्स? करेक्टिव भी, मेंटेनेंस भी। हाँ, कुछ लोगों के लिए करेक्टिव हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मेंटेनेंस हो सकती है। सो द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज। The earlier you start, the better it is generally, yes. Okay, let me come back to that process which हम hair की बात कर रहे थे उस time, the male pattern baldness which you said कि women में भी होता है. How can one prevent it, one, and treat it too? So male pattern baldness in females के common कारण होते हैं, एक तो genetics मैंने आपको बताया, हाँ, दूसरा आपका polycystic ovarian disease आपका common cause होता है, हाँ, तीसरा जब वो 40 की एज क्रॉस करती हैं। तो ये तीन अपने मेन कारण हैं फॉर हेयर थिनिंग इन फीमेल्स, जिससे बोलते हैं फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। ट्रीटमेंट में एक तो हमें कॉज को ट्रीट करना है, तो पीसीओडी है तो पीसीओडी के कॉज को ट्रीट करना है। उसके अलावा आप मिनॉक्सिडिल अवेलेबल है आजकल, प्रिस्क्रिप्शन के साथ है इंडिया में, तो प्रिस्क्रिप्शन के साथ आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल को लेकर बहुत सारे लोगों में वहम है या फिर डिफरेंट थियोरीज आते हैं कि ये ऑल थ्रू योर लाइफ यू हैव टू कंटिन्यू विद इट, इससे एलर्जी भी हो सकती है एंड इट हैज़ साइड इफ़ेक्ट्स। इसके बारे में बताएंगे मिनॉक्सिडिल? हाँ, मिनॉक्सिडिल एक ड्रग है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव है। वो पहले 1960s में एक ब्लड प्रेशर को नीचे रखने के लिए दिया जाता था हाई डोज में। तो लोगों ने, डॉक्टर ने देखा कि ये ब्लड प्रेशर में तो ठीक ठीक काम करता है बट बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं इससे। तो ऐसे पता चला कि मिनॉक्सिडिल हम यूज़ कर सकते हैं। अब मिनॉक्सिडिल सीरम फॉर्म में आता है जो हम स्कैल्प में डाल सकते हैं, लगा सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। ये बेसिकली आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और फ्लो बढ़ाता है आपके हेयर फॉलिकल की तरफ, ताकि उसको न्यूट्रिशन अच्छा मिल सके। मिनॉक्सिडिल पे डिपेंड नहीं करता कि आपका हेयर फॉल वापस स्टार्ट होगा कि नहीं मिनॉक्सिडिल बंद करने के बाद। ये आपके हेयर फॉल के कॉज पे डिपेंड करता है। अगर आपका कॉज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, जो मैंने पहले बताया कि इट इज़ लाइक अ एजिंग प्रोसेस, तो एजिंग को आप रोक नहीं सकते, मतलब रोक सकते हो या फिर आप मतलब उसको कम्प्लीटली डिले कर सकते हो, आप उसे परमानेंटली रोक नहीं सकते। तो इसलिए मिनॉक्सिडिल अगर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए यूज़ कर रहे हो, मेल या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए, तो वो आपको आजीवन यूज़ करना पड़ेगा। जब तक आपको बाल सर पे चाहिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो चला जाएगा। एंड द कॉस्ट वुड बी अबाउट? मिनॉक्सिडिल का कॉस्ट लोकल कंपनीज का आई थिंक 400-500 से स्टार्ट हो जाता है पर मंथ। हाँ, 60 ml तो दो महीने भी चल सकता है अगर आप वंस डे यूज़ कर रहे हो। तो आपका खर्चा होगा अबाउट 500 पर मंथ टू अबाउट 1500 1500 तक आता है।
ओके, ये लाइफ लॉन्ग आपको डालना पड़ेगा। एंड हाँ, इफ यू हैव स्टार्टेड इट, और अगर आप बीच में रोकोगे तो आपका वापस से बाल चले जाएगा, अगर आपको ये वाला हेयर लॉस है। ओके, जो सबसे कॉमन हेयर लॉस है। कॉमन हेयर लॉस, ओके। अदर देन दैट व्हाट आर द हाँ, तो उसके अलावा जो मिनॉक्सिडिल से भी बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको बोलते हैं DHT ब्लॉकर्स। क्योंकि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में एंड्रोजन वर्ड जो है, एंड्रोजन हमारा हार्मोन है, उसको जो ब्लॉक कर देता है वो सबसे अच्छे होते हैं। फिनेस्ट्राइड और ड्यूटास्टेराइड, ये भी प्रिस्क्रिप्शन मॉलिक्यूल्स हैं, आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते आइडियली, है ना। वो इंजेस्ट करना है कि एप्लीकेशन? तो ओरल भी आता है और इंजेक्शन भी आता है, इसका स्कैल्प में इंजेक्शन भी दे सकते हैं, और एप्लीकेशन भी आता है। और इसकी एट एनी एज और एंड मेल एंड फीमेल? हाँ, मेल एंड फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। हाँ. फीमेल्स में एक इशू रहता है कि प्रेगनेंसी प्लान करते समय, या फिर यंग मैरिड फीमेल हु कैन डेवलप प्रेगनेंसी, उनको हमें बता के देना होता है कि अगर हम आपको दे रहे हैं तो आपको डबल कॉन्ट्रासेप्शन करना है। ओके, सो ये टॉपिकल एरिया में होता है कि जहाँ पे बॉल्डनेस हो रहा है, या ऑल थ्रू? हाँ, तो आपके फ्रंटल और क्राउन एरिया में मेनली बॉल्डनेस होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में। आपके टेम्पोरल, ये साइड वाले, और पीछे एक से ऑक्सीपिट बोलते हैं, यहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं आता एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का। तो इधर आप छोड़ सकते हैं, और आपको फ्रंट और क्राउन में लगाना है मेनली। अच्छा, एलोपेशिया कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ फंगल ग्रोथ एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, उसके लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, वो तो आपको कॉज ट्रीट करना पड़ेगा। अगर फंगल है तो आपको एंटी फंगल देके फंगस ठीक करोगे तो बाल अपने आप ग्रो हो जाएंगे। वो तो हमने कॉज एलिमिनेट कर दिया। तो उस एरिया में जहाँ पैच है, जहाँ बाल नहीं आए बिकॉज ऑफ फंगल ग्रोथ, आप अगर फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट कर दोगे तो वो रिटर्न हो जाएगा? मिनॉक्सिडिल सिर्फ वही काम कर सकता है जहाँ पे फॉलिकल्स हों। अगर फंगल इन्फेक्शन इस लेवल तक पहुंच गया था कि आपके फॉलिकल्स ही वो डिस्ट्रॉय कर चुका है, तो वो आपको किसी तरीके से नहीं आएंगे, आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स गेट ऑन टू द एरियाज जहाँ पे जैसे कैंसर पेशेंट, कीमोथेरेपी हो गई, बाल झड़ गए, उसको उनके बाल ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, या फिर यू हैव टू डू समथिंग टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड आस्क देम? नहीं, मोस्टली अपने आप आ जाते हैं। तो कैंसर जो एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो फास्ट डिवाइडिंग सेल्स को टारगेट करते हैं। तो आपका कैंसर में क्या है, बेसिकली इट इज़ फास्ट डिवाइडिंग सेल्स, बढ़ते जा रहे, तो वो उधर घुस जाती है, उसको रोकती है। और कहाँ टारगेट करते हैं जो, और फास्ट ग्रोइंग क्या है, आपका हेयर के सेल्स बड़े फास्ट ग्रोइंग है, तो उसमें भी वो घुस जाती है। तो इसलिए आपके हेयर को ज़्यादा नुकसान होता है कैंसर ट्रीटमेंट से, जो कि मोस्टली इन मोस्ट केसेस रिकवरेबल होता है। बाकी जो क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन लेना पड़ता है, उससे भी द स्किन लुक्स डल आफ्टर दैट। तो शुड वन वेट कि वो क्रॉनिक इलनेस ख़त्म हो जाए उसके बाद गो, या साइमल्टेनियसली गेट स्किन ट्रीटमेंट डन अलोंग विद इट? नहीं, ये तो देखो एक स्पेसिफिक कंसर्न हो गया, तो डेफिनेटली आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी पेशेंट को एंटी कैंसर ड्रग चल रही है, तो मैं उसकी एंटी कैंसर ड्रग बंद करके तो नहीं कहूँगा कि आप हेयर ग्रोथ करवा लो, है ना। तो मैं उसको तब उसी के साथ जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो दूंगा, या फिर मैं उसे बोलूँगा अभी कुछ मत करो, आप वेट करो, लेट योर कैंसर thing go off, and then we'll see what it's also a sense of feeling good, you know what I mean, like इसीलिए during the treatment many parents tell their children, or children tell their parents कि आप hair, you take a wig, take a you know a switch, something to look आई थिंक better, जब ट्रीटमेंट चल रही होती है कैंसर के पेशेंट की, तब तो वो इन चीज़ों के बारे में नहीं बॉदर्ड होता है। वो तो जब उसकी ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाती है तो वो 2-3-4 महीने बाद हमारे पास आता है। जैसे एंटी टीबी ड्रग्स चलती हैं तो फेस पे पूरा पिगमेंटेशन हो जाता है। तो पहले 3-4 महीने तो पेशेंट इसी शौक में होता है कि मेरे को 9 महीने 10 महीने एंटी टीबी ड्रग्स खानी पड़ेंगी। फिर वो जब ठीक होने लगता है तो उसको हिम्मत आती है, यार चलो अब मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ और अपनी ये पिगमेंटेशन कम करता हूँ। अच्छा, हाउ मच एजेंसी डज अ गर्ल हैव ऑन हर ओन? आप कह रहे थे कि जब लड़कियां आती हैं तो कभी कभी माँ के साथ आती हैं, एंड देन वो बताती हैं कि व्हाट दे वांट डन। क्या आज भी विमेन प्रिफर की जो पुराने नुस्खे थे, यू नो अप्लाई, जैसे मैंने कहा मुल्तानी मिट्टी, चंदन, पुट दोज थिंग्स, हाउ मच डू दे रिलाई ऑन आप जो एडवाइस दे रहे हैं? आई थिंक दोनों चीज़ों पे बहुत रिलाई करते हैं। वो पूरी तरीके से अभी भी छोड़ नहीं पाते हैं अपने जो टिपिकल उनके थॉट प्रोसेस होता है। जब मैं कई पेशेंट को बोलता हूँ आपको डैंड्रफ है तो आप ऑयल मत लगाइए,
बट मुझे पता है कि अगर मैं 10 को बोलता हूँ तो 10 में से 10 मेरी बात नहीं मानने वाले, क्योंकि सब इतना इनग्रेन्ड है कि ऑयल्स के बिना अच्छा नहीं होगा हेयर ग्रोथ, तो वो फिर भी लगाते हैं उसको. हाँ, बट इवन व्हेन यू गो टू अ सैलून वो भी कहते हैं कि हॉट ऑयल ट्रीटमेंट कर दीजिए. हॉट ऑयल ट्रीटमेंट इज नॉट गुड. नहीं, डेफिनेटली ऑयल का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है. एक्चुअली ऑयल बस थोड़ा बहुत अगर आपको लगाना है तो आप हेयर लेंथ पे लगा सकते हैं. ऑयल इज इक्वल टू कंडीशनर, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है. और हमारे क्योंकि हम एक हॉट ह्यूमिड पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं मोस्ट इंडियंस, तो हमारे केस में ऑयल जो है वो एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव ही है. एंड मोस्ट मेन यूज इट एवरी डे. विमेन तो शायद एवरीडे नहीं लगाती हैं क्योंकि अपने बाल रोज नहीं धोती हैं. हाँ. लेकिन मेन तो इट्स बिकम लाइक अ पार्ट ऑफ देयर रूटीन कि बाल रोज धोते हैं, सिर रोज धोते हैं और उसके बाद तेल लगा के कुछ लोग काम पे जाते हैं. कुछ लोग ऑयल लगा के बाल भी सेट करते हैं, जो कि हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ऑयल काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज डर्ट को, देखिए आपके जो स्कैल्प है दैट इज़ रिच इन सेबेशियस ग्लैंड्स, ये तो हमें पता है, ये तो हमें साइंस से पता है. अगर हम अपने आपके स्कैल्प को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें दिखेगा बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स हैं उसमें कंपेयर टू योर बॉडी योर आर्म्स. तो ऑयल की कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है? आर्म में ज़्यादा ज़रूरत है स्कैल्प के कंपैरिजन में. ये बात साइंस में बहुत क्रिस्टल क्लियर है. ओके. बट फिर भी लोग यूज़ करते हैं. हाँ, आई गेस ट्रेडिशनल थिंकिंग है ना. ओके, आई एम गोइंग टू गो टू सम ऑफ द मिथ्स बिफोर वी कम बैक टू ब्यूटी ब्रांड्स एंड थिंग्स. ट्रू और फॉल्स सेगमेंट में चलते हैं. The first one is oiling is good for hair. ये myth तो अभी बात की हमने. ऑयलिंग इज गुड फॉर हेयर ओनली फॉर कंडीशनिंग, उसके अलावा उसके कोई बेनिफिट्स नहीं है. ओके. एंड ऑयल लगा के यू शुड वॉश इट ऑफ और यू शुड कीप. ओवरनाइट ऑयलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि ऑयल एक बहुत थिक सब्सटेंस है, तो आपको उसको बस हाफ एन आवर भी लगाओ आप इन दी डिस्टल पार्ट ऑफ द हेयर. और उसके बाद आप उसको तेल लगा के सोने से बाल वीक भी हो जाते हैं, राइट? वीक नहीं होते हैं साइंस के हिसाब से. इट्स मोर अबाउट द ऑयल ग्लैंड्स दे गेट ब्लॉक इन द स्कैल्प. अच्छा. और वहाँ पे फंगस का चांसेस और आपके जो पिंपल्स होते हैं छोटे छोटे जो स्कैल्प पे हो जाते हैं वो चांसेस बढ़ जाते हैं. यू आर स्कैरिंग मी मोर एंड मोर कि पता नहीं कितने साल मैंने गलत किया. ओके, यू डोंट नीड सनस्क्रीन ऑन क्लाउडी डेज. फॉल्स, क्योंकि यूवी इंडेक्स जो है वो कई बार हमने देखा है, आजकल तो ऐप्स आती हैं मोबाइल पे, आप देखोगे यूवी इंडेक्स कई बार क्लाउडी डेज में सनी डेज से भी ज़्यादा होता है. ओके. जो यूवी लाइट गिर रही है, तो दिस इज फॉल्स. ओके. एंड व्हाट अबाउट इंडोर्स? जो इंडोर्स आपको सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लाइट्स हम लोग ये जो लाइट्स हैं ये वैसे भी विजिबल लाइट है, तो ये सनस्क्रीन से प्रोटेक्शन होती नहीं है. इसके लिए आपको चाहिए होगी आयरन ऑक्साइड वाली सनस्क्रीन, जो टिंटेड सनस्क्रीन जो आती है उनमें. भगवान, दूसरा वाला टाइप. हाँ, जो कलर वाली सनस्क्रीन होती है. अच्छा. ओके. तो इंडोर लाइट में इतनी उसमें इतनी एनर्जी भी नहीं होती कि वो आपको स्किन को डैमेज कर पाए. तो इंडोर में ऐसा आपको सनस्क्रीन. हाँ, बट देन देयर इज प्रोटेक्शन व्हिच वी शुड हैव इवन, क्योंकि आजकल सब ऐसे एरियाज में काम करते हैं जहाँ नेचुरल लाइट नहीं है, राइट? जो सेडेंटरी वर्कर्स हैं वो सब दे आर वर्किंग अंडर दीज लाइट्स, जो जिसमें वी नीड प्रोटेक्शन फॉर दैट ऑल्सो. तो ज़रूरी नहीं है प्रोटेक्शन उसके लिए, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं है लाइट में. हाँ, लेकिन जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं और आपका ऑफिस शीशे का, आजकल शीशे के बहुत सारे ऑफिस हैं, बड़े बड़े विंडो पेन्स होते हैं, तो वहाँ तो यूवी लाइट आएगी. हाँ, तो वहाँ तो आपको चाहिए. ओके. नेक्स्ट वन, ऑयली स्किन डजंट नीड मॉइस्चराइजर. कुछ स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि अगर आप मॉइस्चराइज़र मत लगाइए ऑयली स्किन में, तो आपकी स्किन जो है वो एक्चुअली और ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि बिल्कुल ऑयल है ही नहीं स्किन में. तो लाइट मॉइस्चराइज़र एट बेड टाइम और आपको लगाना चाहिए, और वो आपके नरिशमेंट और रिपेयर में भी हेल्प करता है. ओके. व्हाट अबाउट एजिंग स्किन, मैच्योर स्किन जो है? मैच्योर स्किन में तो आपको डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि एज के साथ आपके जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो कम एक्टिव होते हैं. तो यू नीड टू मॉइस्चराइज मोर एज यू एज. ओके. True or false, one should change skincare routine frequently for better results. कोई भी एक्टिव, जैसे अपने रेटिनॉल हो गया, कुछ भी आपने स्टार्ट किया है, तो कम से कम उसको 4 से 6 महीने लगते हैं टू गिव यू बेटर रिजल्ट्स. तो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ स्किन केयर इज ऑलवेज बेटर. ओके, बिकॉज मोस्ट पीपल थिंक कि एक महीने से तो ये एंटी रिंकल क्रीम लगा रही हूँ, इससे तो कोई इफेक्ट हुए. हाँ, दैट रिमाइंड्स मी, एंटी रिंकल क्रीम यूजलेस, यूजफुल, माइल्डली यूजफुल, क्या होता है? माइल्डली यूजफुल. माइल्डली यूजफुल. ओके. लेमन जूस कैन लाइटन स्किन. नहीं, ऐसा कोई साइंस में
कोई ऐसा एविडेंस नहीं है इसके बारे में। पर ये हम लोगों ने टीवी लेमन जूस में विटामिन सी होता है, विटामिन सी कुछ हद तक लाइट कर सकता है, बट लेमन जूस आप अगर फेस पे लगा लेते हो तो उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि अगर आप उसके बाद सन एक्सपोजर करते हो तो वो एकदम रिएक्ट करते हैं, तो वो पिगमेंटेशन आपको ज़्यादा कर सकता है और वो ब्राउन पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। हाँ, क्योंकि इतने सारे रील्स आते हैं विमेन से कि हाँ आपने नींबू पानी बनाया, नींबू पड़ा हुआ है, वो नींबू आप फेस पे लगा लो या फिर एल्बोज पे लगा लो, वो उससे एक केमिकल का ग्रुप होता है वो इनमें होता है, तो वो जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को फोटो सेंसिटिव बना देते हैं, मतलब कि सन एक्सपोजर से वो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। ओके, सो दिस इज एन नींबू पानी आप पी लो, वो बेटर है। ओके, राइट। क्यूकम्बर स्लाइसेस कैन एलिमिनेट डार्क सर्कल्स। इट हेल्प्स इन रिलैक्सेशन, है ना। आपको ठंडा जब लगता है तो आपकी जो वेसल्स होती है ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो उसमें आपको टेम्परेरी रिलीफ आ सकता है। अगर आप आइस पैक डालो वही बात सेम है। हाँ। क्यूकम्बर स्लाइसेस सिर्फ वो फिल्मों में इट लुक्स वेरी प्रिटी। यस। ओके। एयर ड्राइंग योर हेयर इज बैड, ये हर मॉम अपनी बेटी को बताती है। अब मैं थोड़ा कैसे चेंज करूंगा, हॉट एयर ड्राइंग फॉर योर हेयर इज बैड। अगर आप नॉर्मल एयर ड्राइंग कर रहे हैं तो दैट इज नॉट बैड। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर हीट ड्राइंग इज नॉट हीट ड्राइंग इज नॉट दैट गुड। हॉट 60-70 डिग्री सेल्सियस तक आप जा सकते हैं। ठीक है, ओके। रॉ एग स्ट्रेंथन्स योर हेयर। नहीं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि रॉ एग स्ट्रेंथन कर रहा है हेयर को। ये इंस्टाग्राम रील्स में भरे हुए हैं, अंडे को इसके साथ मिक्स करो, बालों में लगाओ, अंडे को फलां के साथ डालो, इट्स ऐसे कुछ नहीं है। नहीं। ओके, myth gone. Beer can make your hair shinier and stronger. नहीं, I think you are wasting it there. Okay, right, but है ऐसे यार, मैंने सुना हुआ है कि कंडीशनर का शैम्पू लगा लो, it looks better. Okay, what is better for hair? Of course, we've done कि oil is not great. But what is better for hair? Is it coconut oil or mustard oil? दोनों। कोकोनट ऑयल इज़ बेटर। उसकी आपके हेयर शाफ्ट में पेनिट्रेबिलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाता है वो, खासकर हीट करके जब आप यूज़ करते हो तो इट इज़ अ गुड कंडीशनर। But not in cold climates. But of course you can't Winter use it में in you cold can't climate. use it. Yes. जम जाएगा तुम्हारे बालों में। Yes. And mustard oil is heat, summer में नहीं use कर सकते हैं। So those are also the two things. Right. What is better for hair, hot water or cold water? कोल्ड वाटर इज़ बेटर। हॉट वाटर जो होता है वो आपके स्किन और हेयर को ड्राई आउट करता है, नेचुरल मॉइस्चर को ज़्यादा सक आउट करता है स्किन से, तो कोल्ड वाटर इज ऑलवेज बेटर। ओके, शैम्पू के बाद कोल्ड वाटर यूज करना चाहिए। रोज शैम्पू करना चाहिए या रोज वो डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पर और आपकी ऑयलीनेस पे। अगर आपका बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल ऐसा है, एक्टिव लाइफस्टाइल है बहुत, आप मेट्रो में जाते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो आपको रोज़ भी करना पड़ सकता है क्योंकि ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आप पूरा दिन एसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो आप ऑल्टरनेट डे भी कर सकते हैं। ऑयल प्रोड्यूस क्यों होता है? इज इट अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी? हाँ, आपका हीट रेगुलेशन के लिए आपकी बॉडी जो है वो स्वेट और ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। ओके, विच इज़ बेटर फॉर हेयर, लीव इन कंडीशनर और रिंस आउट कंडीशनर? लीव इन कंडीशनर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, वो हम ज़्यादातर अपने पेशेंट्स को और फॉलोअर्स को बोलते हैं यूज़ करने के। मतलब शैम्पू के बाद आप उसको स्क्वर्ट कर लीजिए अपने बालों में। एक आजकल वो भी कंसेप्ट आता है जो मैं बहुत प्रमोट करता हूँ, दैट इज़ रिवर्स कंडीशनिंग। तो हम पहले ही बालों में कंडीशनर लगा लें और उसके बाद नहाने जाएं, ठीक है, शैम्पू करने जाए। उससे क्या होता है, आपके बालों का जो नेचुरल मॉइस्चर होता है वो लॉक्ड रहता है, वो नहीं होता। तो आपका जो खासकर जो डिस्टल 1/3 होता है जहाँ पे ज़्यादा फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम होती है लोगों को, वो बहुत अच्छे से उससे टैकल हो पाती है। और इससे कंडीशनर से भी जो बेटर मैंने देखा है रिजल्ट्स आते हैं वो आते हैं हेयर मास्क से। आर्गन ऑयल हेयर मास्क आप यूज़ कर सकते हो, वो आपको कंडीशनर से टिपिकली बेटर रिजल्ट देगा। पोस्ट शैम्पू मास्क लगाना है। प्री शैम्पू आपने 40 मिनट्स के लिए मास्क लगा लिया, उसके बाद आप गए, आपने शैम्पू सिर्फ स्कैल्प को करना है क्योंकि ऑयल ग्लैंड स्कैल्प में, और बाकी आपने बस वो जो झाग वाला पानी है यू कैन जस्ट लेट इट फ्लो। हाँ, बस खत्म। ओके, दैट्स अ न्यू थिंग। दैट हेल्प्स, यू ट्राई इट, आपको फ्रिजीनेस में बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा उससे। ओके, व्हाट इज बेटर फॉर हेयर, व्हाइट टूथ कोम्ब और अ हेयर ब्रश? जो उसमें दिखा रहे हैं वुडन टूथ कोम्ब, वो सबसे अच्छी होती है क्योंकि वुडन टूथ कोम्ब में जो होता है कि चार्ज नहीं बनता है।
आपको याद है कैसे अब बचपन में जैसे हम वो करते थे ऐसे ऐसे करके टच करते पेपर को तो वो उठता है स्केल से, तो वो चीज़ होती है चार्ज। तो अगर आप प्लास्टिक कोम यूज़ करोगे तो चार्ज आएगा हेयर में, तो फ्रिजीनेस को बढ़ाएगा, तो बेटर होता है वुडन। और स्पेशली अगर ये मेटालिक हो, इवन इफ यू हैव अ राउंड टिप कवर के लिए, वाइट टूथ कोम बेटर रहेगा। ओके, हाँ, खासकर पोस्ट शावर के खींचेंगे भी नहीं बाल आपके बाल। ओके, एंड दैट्स फॉर मेन एंड वुमेन दोनों के लिए वो है। ओके, नेक्स्ट वन, विच इज बेटर फॉर हेयर, सिल्क पिलो केस और कॉटन पिलो केस? ये बड़ा रिच पीपल प्रॉब्लम है। हाँ, सिल्क पिलो केस कौन यूज करता है? एनीवे, आई थिंक इंडिया में तो सिल्क गर्मी इतनी है, तो आई थिंक कॉटन पिलो केस ही हमें ज़्यादा अच्छा बेटर सूट करेगा। हाँ, ओके, कॉटन पिलो केस। विच इज बेटर हेयर, रेगुलर ट्रिम्स और लेटिंग हेयर ग्रो आउट? रेगुलर ट्रिम्स से आपके जो फ्रिजीनेस है वो कम होता है, क्योंकि आपका जो हेयर है वो नीचे से स्प्ले हो जाता है, खुल जाता है, तो स्प्लिट एंड्स को कटवाना अच्छा रहेगा। Okay, it remains nutritious. The whatever you're putting for your hair, वो split end से it's useless, right? वो dead हो जाता है. How much of the hair is live and how much is dead? Hair is completely dead. It is all protein. Okay. But उसका एक स्ट्रक्चर है, हाँ, है ना, उसके 3 लेयर है, हाँ, ठीक है, तो वो जो लेयर है वो हमें प्रिजर्व करने हैं, नहीं तो हेयर में शाइन और लस्टर नहीं रहेगा, हेयर ड्राई और डल दिखाई देगा। ओके, आई हैव टू आस्क यू, आपके जो पेशेंट्स आते हैं ज़्यादातर, इज इट people who have come to you because आजकल रील्स और इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, उसकी वजह से there is more awareness about skin process, or is it just that they're coming because they've lost hope with all other procedures? दोनों चीज़ें हैं। आई थिंक वीडियोस और रील्स भी फ्यूल कर रही है पेशेंट में, ज़्यादा इंक्विजिटिवनेस आ रही है टू यूज़ यू नो स्किन केयर, तो वहाँ से तो डेफिनेटली लोग आते हैं, बट बहुत सारे लोग जेन्यून कंसर्न्स और बहुत मेडिकल कंसर्न्स के साथ भी आते हैं, तो दोनों टाइप के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। सो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया लोग कहते हैं कि फ़िल्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो देर इज़ दिस फीलिंग ऑफ शेम अबाउट वंस ओन कलर। एज अ डर्माटोलॉजिस्ट आप क्या रेकमेंड करते हैं? हाउ डू यू काउंसिल पीपल about their skin and how they should have pride in whatever they have, whatever has been given to them naturally, और उसको enhance करने के लिए आप कैसे उनको counsel करते हैं? तो मेरे को ये लगता है कि मेरे पास कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है, तो मुझे ये कोशिश करना है एज अ डर्माटोलॉजिस्ट कि मैं उसको उसका सोल्यूशन दे सकूं, ठीक है। तो मैं ऑनेस्टली पेशेंट्स को बताता हूँ कि देखो, स्किन कलर तो मैं आपको जज नहीं कर रहा आपको चेंज करवाना है या नहीं करवाना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्किन कलर तो चेंज नहीं हो सकता है अभी तक, ठीक है। कुछ टेम्परेरी सोल्यूशंस हैं, बट आपको वो फिर वो करते रहना पड़ेगा, जैसे कि ग्लूटाथाइन के आईवी इंजेक्शंस हैं, तो आपको उसका स्किन कलर चेंज हो भी गया तो आपको वो लेते रहने पड़ेंगे, और रिज़ल्ट उतनी देर स्टे नहीं करेगा। तो ये चीज़ मैं बताता हूँ पेशेंट को, और उनको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्किन जो है सबसे पहला काम क्या है, आपको बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करना। तो जो आपका बैरियर है, स्किन बैरियर, वो अच्छा होना चाहिए। तो स्किन बैरियर को अच्छा रखते हुए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम करेंगे। ओके, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस और टेलिंग अस, advising us rather, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. I hope our viewers and listeners enjoyed talking to you and listening to you as much as I enjoyed talking to you. Thank you so much for calling me.